चले कोई और बच्चा बता दे। सर इसमें हम ना स्टेट के बारे पॉलिटिकल में साइंस पढ़ सर रहे जो है, जी दाऊद बताएं बेटा। सर पॉलिटिकल साइंस जो है सर वो एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है सर, सिटी से। तो मतलब सिटी और उसमें जो सर लोग रहते हैं उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। और कोई बच्चा बताना चाहेगा पॉलिटिकल साइंस में अपनी इनपुट देना चाहें कि जी हमें ये लगता है ये डेफिनेशन है। सर यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल कुछ बेहतर आपकी डेफिनेशन आई है। देखिए बच्चे पॉलिटिकल साइंस, इसको सादा लफ्जों में मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको जो है वो आसान में याद करने में मसला ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं, सादा लफ्जों में बता रहा हूं आपको, सिंपल से इसको जरा गौर से सुनिएगा, जिसमें हम पढ़ते हैं हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, हुकूमत कैसे काम करती है, हाउ स्टेट्स आर फॉर्म्ड, मुल्क कैसे बनते हैं, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज वर्क्स, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज इट्स यूटिलिटी। ये सारी चीजों का आंसर जिस बुक में, जिस सब्जेक्ट में हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट इन विच स्टडी द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। कह सकते हैं हम लोग सादा लफ्जों में। समझ आ गई बात की कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट कैसे काम करती है, स्टेट्स कैसे बनती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको क्या, इसका मकसद क्या होता है, इसको कैसे जो है वो चलाया जाता है। ये सारी की सारी जो चीज होती है ये हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते होते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस में बच्चे होता क्या है कि हमारे इस लेवल पे, CSS लेवल पे 2 पेपर हैं। एक पेपर 1 है जो कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करता है, ठीक है, उसमें सारे के सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। पेपर 2 है जो किसके ऊपर बेस करता है? आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर, कि जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको अप्लाई कहां कर किया जाता है, और वो कहां पर अप्लाई होते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर। यानी कि पहला पेपर बेसिक्स है, दूसरा पेपर क्या है? उन बेसिक्स की एप्लीकेशन के बारे में बात करता है। अब नॉर्मली लोगों को पेपर 2 मुश्किल लग रहा होता है, पेपर 1 आसान लग रहा होता है। मुझे पेपर 1 कंपैरेटिवली बच्चों के मुकाबले में अगर बात करें तो मुझे लगता है कि पेपर 2 थोड़ा सा मुश्किल है, पेपर 1 मुश्किल है, पेपर 2 आसान है। आप किस पेपर की तरफ जाना चाहेंगे, 2 की तरफ या 1 की तरफ? सर पहले 1 पे फिर 2 पे। पहले 1 पे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लेना कि होते क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं बच्चे गवर्नमेंट की और स्टेट की। आप लोग जल्दी से मुझे बता दें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट, और जो बच्चा पहले बोल पड़ेगा बाकी चुप कर जाएंगे और उसको बोलने देंगे। व्हाट इज गवर्नमेंट, स्टेट? स्टेट जो है वो कोई लैंड एरिया होता है और गवर्नमेंट जो है वो कोई बॉडी होती है, पॉलिटिकल बॉडी, जो उस लैंड को गवर्न कर रही होती है या वहाँ पे रूल कर रही होती है उस लैंड एरिया को। ठीक है, बिल्कुल सही। और को बच्चा? सर गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का ही हिस्सा है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, लैंड भी आ जाती है और उसकी सॉवरेनिटी भी आ जाती है। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट से इस तरह से अलग है। ठीक है, देखिए बच्चे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता होता हूँ कि एक गाड़ी है। अब मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना आप लोगों ने, ये थोड़ी सी खराब गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर भी बैठता है यहाँ पर। क्या ये गाड़ी बगैर ड्राइवर के चल सकती है? नहीं चल सकती। तो यही बात हुकूमत और स्टेट और गवर्नमेंट में आती है। जो स्टेट होती है वो एक गाड़ी है और हुकूमत क्या है, गवर्नमेंट क्या है, एक ड्राइवर है उस गाड़ी को चलाने के लिए। तो स्टेट क्या होती है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज ए जियोग्राफिकल बॉडी, एक जियोग्राफिकल एरिया है जिसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री है। हमें पता है हमारे मुल्क की बाउंड्री यहां तक है, ये हमारी स्टेट है।
और इस स्टेट के अफेयर्स को चलाने के लिए, इसके अंदर फॉरेन पॉलिसी को चलाने के लिए, इसके डिफेंस को देखने के लिए, इसकी एजुकेशन को देखने के लिए, हेल्थ को देखने के लिए हमें किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की जरूरत होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की जरूरत होती है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या कहलाती है? गवर्नमेंट। कहलाती है। सो स्टेट इज अ फिजिकल एंटिटी एंड गवर्नमेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। गवर्नमेंट क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो हमें ये बताती है, हमें हेल्प करती है स्टेट के मामलात को चलाने के लिए। बच्चे, किसी भी गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, उनको पिलर्स कह दें, ऑर्गन्स कह दें या ब्रांचेस कह दें, तीनों चीजें लफ्ज चलेंगे। लेकिन वो होते कितने हैं? वो 3 होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, है ना ये सर? और तीसरा क्या है? जुडिशरी। जुडिशरी। अक्सर ये भी कहा जाता है कि मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ द स्टेट। यस सर। वो क्यों कहते हैं? सर ओपिनियन बिल्ड करती है मीडिया। बच्चे, वो एक इडियोमेटिक फ्रेज है। बहुत सारे बच्चे ना पेपर में एमसीक्यूज गलत करके आ जाते हैं कि जी हाउ मेनी पिलर्स ऑफ द स्टेट, 1 2 3 और 4, लोग भाग के 4 पे जाते हैं। वो 4th जो है ना, वो एक इडियोमेटिक एक फ्रेज है, वैसे किसी ने बात की हुई है, उसको स्टेट के पिलर्स में काउंट नहीं करते। स्टेट के पिलर सिर्फ 3 ही है। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स वो लोग होते हैं जो लॉज को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जो लॉ मेकिंग करते हैं। लॉ मेकिंग। जुडिशरी क्या होती है? जो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करती है। ये 3 चीजें होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लॉ इंप्लीमेंटेशन, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग, और जुडिशरी जस्टिस प्रोविजन। अब ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वैसे तो काफी सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन इज टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वन इज टेम्पररी एंड सेकंड वन इज परमानेंट। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स वो लोग होते हैं जो 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, अपना काम करते हैं, और जैसे उनकी मुद्दत खत्म होती है वो चले जाते हैं, और उनकी जगह पे या तो फिर दोबारा से वो आ जाते हैं या कोई और आ जाता है। ऐसे एग्जीक्यूटिव्स की एग्जांपल में कौन होगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे फेडरल मिनिस्टर्स, हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, ये सारे के सारे लोग कौन होते हैं? आपके टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स वो लोग होते हैं जो परमानेंटली आपके मुल्क के ऊपर जो है वो, जब उनकी एक दफा नौकरी लग गई तो फिर उन्होंने अपनी पूरी जॉब का जो टेन्योर है पूरा करके ही उन्होंने निकलना है। जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आपके सिविल सर्वेंट से हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए। ये लोग क्या होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सारे नहीं, जो मतलब एक गजेटेड जॉब पे होते हैं, दे ऑल आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। और असल काम करना किन्होंने होता है? टेम्परेरी नहीं या परमानेंट नहीं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ने करना होता है। इन्हीं को जो है वो मशीनरी बोला जाता है गवर्नमेंट की। अब आ जाते हैं लेजिस्लेचर पे। लेजिस्लेचर को हम सादा लफ्जों में बोलते हैं पार्लियामेंट। पाकिस्तान की पार्लियामेंट कहां पर है? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में, ठीक है। और पार्लियामेंट में क्या होता है? कानून बनते हैं। दुनिया की हर पार्लियामेंट का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस शूरा, अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस, इंडिया की पार्लियामेंट का नाम है सांसद, बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है जतिया सांसद। इसी तरह जो है वो हर मुल्क की पार्लियामेंट का कोई ना कोई नाम होगा। हमारी का नाम जो है वो मजलिस शूरा है। अब पार्लियामेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 तरह की होती है। वन इज यूनिकैमरल, other one is bicameral. Unicameral and bicameral. यूनि का मतलब होता है वन एंड कैमरल मींस हाउस, जिसमें यूनिकैमरल में कितने हाउस होंगे? 1 हाउस। बाइकैमरल में कितने होंगे? 2 हाउसेस। जिसमें एक हाउस होता है उसका एक ही नाम होगा। जैसे चाइना के अंदर 1 हाउस है, टर्की के अंदर 1 हाउस है, उनका नाम, एक का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली है, एक का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ये चाइना और टर्की की बात करें। पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाइकैमरल है। पाकिस्तान में एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा।
जो अपर हाउस होता है इसको बोलते हैं सेनेट। अक्सर आपने टीवी पे लफ्ज सुना होगा सेनेट का, वो किसको बोलते हैं? अपर हाउस को। और जो लोअर हाउस होता है, आपने अक्सर टीवी पे नाम सुना होगा नेशनल असेंबली। सुना है नेशनल असेंबली का नाम? ये आपका लोअर हाउस होता है। और ये जो कलेक्टिवली अपर और लोअर हाउस होता है, इसको क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी, बाज लोगों के माइंड में नेशनल असेंबली ही पार्लियामेंट है। नेशनल असेंबली पार्लियामेंट का एक हाउस है। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। और उस पार्लियामेंट के अंदर अपर हाउस का नाम और होता है, लोअर हाउस का नाम और होता है। जैसे पाकिस्तान के अपर हाउस का नाम सेनेट है, लोअर हाउस का नाम नेशनल असेंबली। अमेरिका में अपर हाउस का नाम सेनेट है, लोअर हाउस का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। फ्रांस में अपर हाउस का नाम सेनेट है, लोअर हाउस का नाम नेशनल असेंबली है। इंडिया में अपर हाउस का नाम क्या कहते हैं, राज्यसभा है, लोअर हाउस का नाम लोकसभा है। इंग्लैंड में अपर हाउस का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और लोअर हाउस का नाम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। तो ये जो है वो आपका क्या होता है? बाई कैमर पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर होता है। अब पार्लियामेंट का जो अपर हाउस होता है, सॉरी जो लोअर हाउस है, वहां पर जो सीट्स की तादाद होती है, जो लोअर हाउस होता है, जैसे नेशनल असेंबली होगी पाकिस्तान की, वहां पर जो सीट्स की तादाद होती है वो किस बेस पे होती है? पॉपुलेशन बेस्ड। जिस सूबे की पॉपुलेशन ज्यादा, उसकी सीट्स भी ज्यादा। जिसकी आबादी कम, उसकी सीट्स भी कम। तो हमारी नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीट किस सूबे की है? पंजाब की सर। पंजाब। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा, ऑलमोस्ट 12 करोड़ जो है वो उनकी आबादी है। सबसे कम सीट्स किस सूबे की हैं? बलोचिस्तान की। उनकी आबादी जो है वो ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन जो है वो उसकी आबादी बलोचिस्तान की। जो अपर हाउस होता है वहां पर इक्वल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, चाहे आपका सूबा बड़ा है आबादी में या छोटा है, नंबर ऑफ सीट्स विल बी इक्वल। तो अपर हाउस में पाकिस्तान के अंदर 23 सीट्स पंजाब की, 23 सिंध की, 23 केपीके की और 23 ही बलूचिस्तान की है। हालांकि इनकी आबादी में फर्क है, इनकी एरिया में फर्क है, लेकिन इनकी नंबर ऑफ सीट्स क्या है? इक्वल हैं। तो दुनिया में भी कहीं पर यही होता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की 60 सीट्स हैं उनके जो है लोअर हाउस में, लेकिन उनके अपर हाउस में 100 सीट्स हैं, 50 उनके सूबे हैं, हर सूबे की 2-2 सीटें, तो 100 सीट्स हो गई। तो अपर हाउस में क्या होता है? एक लफ्ज बोला जाता है पैरिटी प्रिंसिपल। उसके मुताबिक तमाम सूबों को जो है वो नंबर ऑफ सीट्स क्या दी जाएंगी? बराबर दी जाएंगी। तो यहां तक बच्चे कोई बात अगर ऊपर से गुजर गई है तो मुझे बता दें। नो सर। क्लियर हो रही है? ठीक हो गया बच्चे। आपका आ गया जुडिशरी। जुडिशरी को उर्दू में बोलते हैं अदलिया। इनका काम क्या होता है? इंसाफ देना। अदलिया जो होती है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, आप उसके खिलाफ अपील करते हैं हाई कोर्ट्स में। हाई कोर्ट्स क्या होता है? आपके सूबे का सबसे बड़ा जो अदालत होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या होती है बच्चे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सबसे बड़ी अदालत होती है। जैसे पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध में सिंध हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो हर सूबे की क्या होती है? एक बड़ी अदालत होती है जिसमें आप छोटी अदालतों के फैसलों को जो है वो चैलेंज करते हैं। और हाई कोर्ट का फैसला को चैलेंज आप कहां पे करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में। ये जो अक्सर बच्चे खुश हो रहे थे नूर मुकद्दम का जो केस था, अब नूर मुकद्दम के केस के खिलाफ अपील कहीं हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। पहले तो वो करेगा अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके खिलाफ अपील वो कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। इतनी देर में वो मर जाएगा, उसको वो बूढ़ा हो जाएगा और वो वैसे मर जाएगा। तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का पॉजिटिव पॉइंट है कि नेगेटिव की इतना स्लो है,
नेगेटिव पॉइंट हुआ कि हमारा जो पॉलिटिकल, नेगेटिव है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें इतनी ज्यादा लग्जिश है कि क्रिमिनल को अगर उसके जिले से सजा मिल जाए तो वो बचता बचता कई साल इस प्रोसीजर में गुजर जाते हैं। तो ये 3 आपके जो है वो ऑर्गन्स हैं। अब हम इनकी फंक्शनिंग को पढ़ेंगे कि इनके काम क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव्स। तो एग्जेक्टिव्स के जो फंक्शंस होते हैं, इनमें पहला फंक्शन होता है नंबर 1 लॉ मेकिंग, सॉरी लॉ मेकिंग नहीं, इम्प्लीमेंटेशन। जी, लॉज इम्प्लीमेंटेशन। जो कवानीन बनते हैं उनको आपने अप्लाई करना है। अच्छा बच्चे, इस सब्जेक्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि नंबर आए या ना आए, नंबर तो उसमें आ जाते होते हैं, अगर नंबर आए या ना आए, लेकिन आपको अपने मुल्क के बारे में, अपने जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में काफी सारी चीजें समझ आ जाती है, काफी टर्मिनोलॉजीज का पता चल जाता है जो आपको फिर डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है। आप ऐसे रिश्तेदारों के साथ बैठे, उनको नहीं पता होता कैबिनेट क्या होती है, आप शौकी होकर बता देते हैं कैबिनेट ही होती है, वो कहते हैं यार बड़ा जो है वो फिलोसफर किस्म का बंदा है, ये तो उसे सब पता है, तो आपकी थोड़ी सी जय जयकाल हो सकती है। दूसरी चीज बच्ची हो जाती है अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन। अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन क्या होते हैं? देखें, हमारा सदर, हमारा वजीर आजम एग्जेक्टिव है या नहीं है? एग्जेक्टिव है। तो वजीर आजम किसी भी बंदे को अपॉइंट करके किसी डिपार्टमेंट का हेड लगा देता है, किसी बंदे को भी अपॉइंट करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सकता है, किसी भी बंदे को अपॉइंट करके किसी भी डिपार्टमेंट का हेड बना देता है। ये उसकी अपॉइंटमेंट पावर है। किसी को वो वजीर बना सकता है, किसी को वो मशीर बना सकता है, किसी को एडवाइजर बना सकता है, किसी को स्पेशल असिस्टेंट बना सकता है। ये पावर उसके पास है, अपॉइंटमेंट की पावर। इसी तरह जो डिफरेंट वजीर होते हैं, क्या आपको लगता है कि जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होगा वो किसी बंदे को अपॉइंट कर सकता है अपनी हेल्प के लिए? बिल्कुल वो कर सकता है, ये उनके पास पावर है अपॉइंटमेंट की। इसी तरह तीसरी पावर होती है, या तीसरा फंक्शन होता है ट्रीटी मेकिंग फंक्शन। बच्चे, ट्रीटीज क्या होते हैं? ट्रीटी होते हैं मुआहिदे, एग्रीमेंट्स। उन एग्रीमेंट्स को साइन किसने करना होता है? पार्लियामेंट ने या एग्जेक्टिव ने? एग्जेक्टिव्स ने। इमरान खान अभी गया है वहां पर रशिया में, तो वो अपने साथ असद कैसर जो हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर है उनको लेके गया है या बाकी वजीरों को लेके गया है? सर बाकी वजीरों को लेके गया, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ट्रीटीज साइन करने। वो सारे के सारे एग्जेक्टिव्स हैं। कुछ ट्रीटीज इमरान खान साइन करेगा, कुछ बाकी वजीर साइन करेंगे। जैसे हेल्थ का मिनिस्टर हेल्थ के ट्रीटी को साइन करेगा, फॉरेन मिनिस्ट्री का है तो फॉरेन मिनिस्टर साइन करेगा। सो ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? एग्जेक्टिव्स के होते हैं। उसके बाद डिफेंस रिलेटेड फंक्शन। डिफेंस का फंक्शन कौन सा एग्जेक्टिव देख रहा होता है? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? परवेज खटक साहब। तो वो हमारे एग्जेक्टिव हैं, और उनका काम क्या है? उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस के मामलात को देखना है कि पाकिस्तान के पास जहाज पूरे हैं, पाकिस्तान के पास जो है वो बंदूकें पूरी हैं, गोलियां पूरी हैं। तो वो किन्होंने देखना है? परवेज साहब ने देखना है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर, अमन और अमान कायम करना, मुल्क के अंदर कोई लोग एक दूसरे को मारते ना फिरें, हंगामे हो रहे हैं तो उन हंगामों को कैसे रोकना है, ये फंक्शन कौन निभाता है? इंतजामिया। सर इंटीरियर मिनिस्ट्री। इंटीरियर मिनिस्टर आपका। और इंटीरियर मिनिस्टर कौन है आपका? शेख रशीद साहब जो है वो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी मेकिंग फंक्शन। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग फंक्शन में क्या होता है? जो एग्जेक्टिव्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ड्रा द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री। और इसमें 2 लोग आ जाते हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर भी आ जाते हैं, यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, या जो भी उस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे वो।
इसमें आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इंक्लूड करना पड़ता है, ही इज आल्सो एन एग्जीक्यूटिव। तो ये सारे लोग मिलके आपकी क्या बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बैठ के जुडिशरी बना रही है। फॉरेन पॉलिसी किसने बनानी है, एग्जीक्यूटिव्स ने बनानी। दिस इज अगेन अनदर फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। उसके बाद फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स का क्या काम होता है, एग्जीक्यूटिव्स का काम ये होता है कि उन्होंने मुल्क के फाइनेंस को, मुल्क की पैसे को, मुल्क के खजाने को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना है। कब पाकिस्तान को कर्जा चाहिए, पाकिस्तान वो कर्जा कैसे लेके आएगा, वो कर्जा कैसे वापस करना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी, पाकिस्तान अपना लोन कैसे उतारेगा, इन तमाम मामलात को देखने के लिए जो लोग होंगे, वजीर आजम होगा, साथ में कौन होगा आपका, फाइनेंस मिनिस्टर। एंड हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शौकत तरीन। बच्चे आप जो है ना सारे बच्चे क्या करने जा रहे हैं, CSS के पेपर्स में बैठने जा रहे हैं, और मेजॉरिटी में से सिर्फ एक बंदा बोला है शौकत तरीन। तो बच्चे ये आप लोगों ने ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक आंसर उनका है, बट आप सब लोगों को तैयार होनी चाहिए ताकि आपको जो है वो पेपर में आसानी रहे, मसले मसाइल ना हो। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है एग्जीक्यूटिव का फंक्शन, लॉ मेकिंग फंक्शन भी होता है। लॉ मेकिंग फंक्शन क्या होता है, पाकिस्तान में लॉ मेकिंग तो पार्लियामेंट कर रही होती है, फिर ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन कैसे हो गया, कोई बताएगा इसको? बच्चे आप लोगों में से कोई लॉ का स्टूडेंट है जिसने लॉ पढ़ा हो? कौन है बच्चा, ये जरा सामने आ जाना है। बच्चे मैं मैं टेस्ट नहीं ले रहा आपका, मैं सिर्फ आपसे ना कुछ क्लियर करवाना चाह रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस, लॉ, सॉरी एक्ट एंड ऑर्डर, इन तीनों में क्या फर्क है? वो कहते हैं जी सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया है, या पार्लियामेंट का एक्ट आ गया, क्या मसला है, क्या फर्क है तीनों में? जो ऑर्डिनेंस होता है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में किसी सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऑर्डिनेंस को है प्रोमलगेट किया जाता है। मतलब जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम 120 डेज तक लागू होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर इसे परमानेंट करना होता है तो उसको फिर पार्लियामेंट के थ्रू एक जैसे लॉ पास होता है उसकी लेजिस्लेशन करवानी पड़ती है, तो तब वो एक एक्ट बनता है जब दोनों हाउसेस उसको पास करते हैं, तो उसको एक्ट कहते हैं। और जो ऑर्डिनेंस है वो प्रेसिडेंट पास करता है, और जो ऑर्डर है वो कोई भी अथॉरिटी पास कर सकती है। और अभी आप पूछ रहे थे कि लॉ मेकिंग फंक्शन एग्जीक्यूटिव के पास कैसे होते हैं, कि समटाइम्स उन्हें डेलीगेटेड अथॉरिटी दी जाती है कि वो मतलब कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस या जो बॉडीज होती हैं कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई लॉ बनाना चाहें तो वो बना लें अपनी उस डेलीगेटेड अथॉरिटी को यूज करते हुए, तो उस सूरत में वो कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल ठीक आपने बताया कि यही इनका फर्क होता है। और ऑर्डर में फर्क थोड़ा सा बेहतर कर लें कि ऑर्डर से मुराद ये होती है कि जब मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए कुछ अरसे के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन की गैर मौजूदगी में जो ऑर्डिनेंस दिया जाता है सदर की तरफ से उसको ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि सदर जो है वो, मैंने कहा था कि लॉ मेकिंग फंक्शन एग्जीक्यूटिव्स कैसे करते हैं, तो वो बच्चे इस तरीके से करते हैं कि सदर जो है वो कौन है, एग्जीक्यूटिव है, और ऑर्डिनेंस देना एक तरह से लॉ मेकिंग की तरफ कदम हो गया ना। तो अगर सदर जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है तो इट मींस ही इज इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। इसके अलावा ये जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, शाह महमूद कुरैशी हो गया, परवेज खटक हो गया, ये पार्लियामेंट में बैठते हैं कि नहीं बैठते? पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो वहां पर भी अपना ये किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलती है जब कोई लॉ पास होता है तो उसे पास कौन करता है? पार्लियामेंट अप्रूव करती है, उसे अप्रूव पार्लियामेंट ने पास किया, और उसे अप्रूव किसने करना होता है? सदर ने सर तौसीक करनी होती है। और सदर कौन होता है? एग्जीक्यूटिव।
एग्जेक्टिव होता है। तो उसका एग्जेक्टिव का लॉ मेकिंग फंक्शन यही है कि उसने लेजिस्लेशन को अप्रूव करना होता है। अमेरिका में तो सदर जो है वो उसको कैंसिल भी कर सकता है, अगर उसको लेजिस्लेशन पसंद नहीं आती वो लेजिस्लेशन को क्या कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। तो ये उनका लॉ मेकिंग जो है वो फंक्शन होता है। उसके अलावा बच्चे, और सर जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी जो अपील रद्द हो जाए उसके बाद जो है सदर के पास लास्ट चांस होता है कि वो उसको अगर overturn उस कर दें। मतलब अपील को एक्सेप्ट करना चाहे या उस पे मतलब उसके पास आखिरी अथॉरिटी होती है वो। पॉलिसी मेकिंग फंक्शन क्या होता है कि हर जो एग्जेक्टिव होता है ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल कि वो क्या करेगा, अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाएंगे। जो एनवायरनमेंट की जो वजीर हैं जरताज गुल साहिबा, वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड बनाएंगी, शाह महमूद कुरैशी अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, असद उमर अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड बनाएंगे। तो ये उनका पॉलिसी मेकिंग फंक्शन होता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव। और इसको तैयार करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने अपने वजीरों के नाम याद रख लें और उनके काम याद रख लें कि वो काम करते क्या हैं। एक चीज होती है बच्चे पॉलिटिकल साइंस में, पोर्टफोलियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो? सर जो डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट है वो पोर्टफोलियो हो गया किसके पास है, और फॉरेन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो किसके पास है, और इस तरह से जितने डिपार्टमेंट हैं वो जो अथॉरिटी दी जाती है किसी खास मिनिस्टर को उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। वो जो किसी भी मिनिस्टर की, जिसे हम वजारत कहते हैं ना, उस वजारत को क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। जो किसी भी, जैसे शाह महमूद कुरैशी का पोर्टफोलियो क्या है, फॉरेन मिनिस्ट्री। फवाद चौधरी का क्या है, सर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उसके पास है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे लेजिस्लेचर के ऊपर। लेजिस्लेचर का हमने ये देख लिया था, बाई कैमरल, यूनी कैमरल, ये सारी चीजें देख ली थी। अब डायरेक्ट इसके फंक्शंस पे चलते हैं। लेजिस्लेचर के जो फंक्शंस होते हैं, इसमें पहला फंक्शन वो बेसिक है, हमें पता है क्या होता है, लॉ मेकिंग फंक्शन। इन्होंने कवानीन बनाने हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या होगा, कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंस। मतलब क्या है, देखिए मुल्क का बजट कौन बनाता होता है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाता होता है, एग्जेक्टिव्स बनाते होते हैं। लेकिन उस बजट को अप्रूव किसने करना होता है, पार्लियामेंट ने अप्रूव करना होता है। आपने देखा होगा इमरान खान ने जितने भी बजट बनाए हैं वो बेचारे को बड़े औखे ही पास करवाने पड़े हैं, वो करती नहीं है पार्लियामेंट। कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंस का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट इस बात को इंश्योर करती है कि जो एग्जेक्टिव्स ने बजट बनाया है, कहीं वो बजट में मुल्क के किसानों के ऊपर ज्यादा बोझ तो नहीं डाला जा रहा, कहीं मुल्क के लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स तो नहीं डाला जा रहा, या इतनी ज्यादा सब्सिडी तो नहीं दे दी कि जिससे मुल्क के खजाने पे बोझ पड़ेगा, या कुछ और ऐसे काम हो गए हैं जिससे मुल्क का खजाना गलत चीजों पे लग रहा है। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए वो क्या करते हैं, कस्टोडियन का काम करते हैं। वो उसको बड़ा सोच समझ के पास करते हैं बिल को। तो ये एग्जेक्टिव्स का, जो लेजिस्लेचर का दूसरा काम हो गया। उसके बाद बच्चे तीसरी चीज होती है कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव। पार्लियामेंट जो है एग्जेक्टिव्स को कंट्रोल भी करती है। अब कैसे कंट्रोल करती है, देखें जब ये आजकल इमरान खान के खिलाफ और क्या कहते हैं हमारे वो बुजदार साहब के खिलाफ एक तहरीक आ रही है, कौन सी तहरीक आ रही है, अदम एतमाद की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। तो अगर हमारे जो वजीर आजम और सदर सही काम नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा सकती है। इसी तरह हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको इम्पीच किया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज करता है या मुल्क से गद्दारी करता है या करप्शन करता है तो उसको पार्लियामेंट में क्या किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। बट इट इज वेरी हैक्टिक प्रोसेस, बड़ा लंबा प्रोसीजर है जो नहीं, पाकिस्तान में अभी तक किसी को इम्पीच नहीं किया गया। अमेरिका में तो हो जाता है, पाकिस्तान में नहीं होता। तो लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उसको अकाउंटेबल कर सकती है। इसी तरह अगर हमारे रेलवे के कुछ 2 साल एक पहले बड़े एक्सीडेंट हुए, उस एक्सीडेंट के बाद पार्लियामेंट में बुलाया गया रेलवे के मिनिस्टर को कि जवाब दें कि आप जो है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो एक तरह से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। और जवाब उससे किसने लिया था, पार्लियामेंट ने या खुद से वजीर आजम ने, पार्लियामेंट। अपोजिशन खड़ी हो गई और अपोजिशन ने कहा कि भाई जवाब दें कि क्यों ट्रेनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत ठीक नहीं है, क्यों हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है।
तो जब एग्जेक्टिव्स को पता होगा कि यार पार्लियामेंट तो सवाल पूछती है और मुश्किल मुश्किल सवाल पूछती है, तो फिर वो क्या करेंगे? अपने आप को ठीक करेंगे या अपने काम को मजीद खराब करेंगे? अपने काम को ठीक करेंगे वो लोग। ठीक करेंगे। उसके बाद सर चेक एंड बैलेंस होता है ना पार्लियामेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर किसके पास होती है? सर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के होता पास। क्या है? पार्लियामेंट के पास होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे आइन को बोलते हैं। जिस तरह एक किसी भी हम कोई मशीन लेते हैं, नहीं तो उसका साथ हमें एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल में क्या लिखा होता है? मैनुअल में लिखा होता है कि ये मशीन कैसे काम करेगी, इसको कैसे स्टार्ट करना है, इसके पार्ट्स को कैसे असेंबल करना है, इसको डीअसेंबल कैसे करना है, इसको कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, सारी बातें लिखी होती हैं। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होता है? इट इज अ मैनुअल ऑफ कंट्री। ये कंट्री का मैनुअल होता है जो हमें बताता है कि भाई इस कंट्री को कैसे चलाना है। यहाँ पे वजीर आजम की उम्र कितनी होगी, सदर की उम्र कितनी होगी, वजीर आजम कौन बन सकता है, मुसलमान होगा, नॉन मुस्लिम होगा, कौन मुस्लिम वजीर आजम बन सकता है, मुल्क के अंदर जो है वो कौमी लॉ कौन सा, कौमी मजहब कौन सा होगा, मुल्क की कौमी जुबान कौन सी होगी, कौन कौन से राइट लोगों को दिए जाएंगे, कौन कौन से लोगों को सजाएं दी जाएंगी, किस किस्म की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, किस किस्म के जो है वो मामलात हमारे मुल्क के अंदर होंगे। ये सारी बातें हमें कहाँ पर मिलेंगी? कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स होंगे। ठीक है, तो समझ आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड गाइडलाइन। ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की तरह नहीं हो गया? उसी तरह हो गया ना बच्चे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स और विच प्रोवाइड्स गाइडलाइंस दैट हाउ वी आर गोइंग टू रन आवर कंट्री। इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये काम किसका होता है? पार्लियामेंट का काम होता है। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट करती है सर। पार्लियामेंट के पास ही ये पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करनी होती है आपने। सर 2/3 मेजोरिटी हो, इसमें कोरम पूरा हो, है ना? डिपेंड कर रहा होता आपके कंट्री के अंदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, उसके हिसाब से जो है वो ये चीजें चल रही होती हैं। उसके बाद इनका और फंक्शन क्या होता है? इनका एक फंक्शन होता है डेलिब्रेटिव फंक्शन। नाउ व्हाट इज डेलिब्रेटिव फंक्शन? डेलिब्रेटिव फंक्शन ये होता है कि इन्होंने जो है वो डिबेट्स करनी होती, बहस करनी होती है। मुल्क के अंदर महंगाई हो गई, चलो जी बहस करते हैं, दो तुम सुनाओ दो हम सुनाते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ही फजूल किस्म की बहस होती है, दुनिया में भी फजूल होती है, लेकिन हमारी कुछ ज्यादा फजूल है। तो डेलिब्रेटिव फंक्शन में क्या होता है कि लोगों के जो मसले मसाइल होते हैं उनके ऊपर बात होती है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द इश्यूज फेस्ड बाय कॉमन पीपल। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज करती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन रेट आपका 12 से 13 पे पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना इंक्रीज क्यों कर गया? जीडीपी आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है? इन सारों पे डिबेट कहां पर होगी? पार्लियामेंट में होगी। पार्लियामेंट में डिबेट होगी। ठीक है, और फिर पार्लियामेंट में डिबेट के बाद क्या होता है? सर लॉ मेकिंग होती है। उसके बाद मतलब कुछ बिल वगैरह बना के उसके अगेंस्ट या फॉर में पेश किए जाते हैं, फिर वो पास होता है तो लॉ बन जाता है। क्या उसके ऊपर लाभ है? किसी बच्ची ने जो है ना बहुत ही बैड एक्सपीरियंस लिखा है, कहती है सर उसके बाद जो है ना हाथापाई होती है। ठीक है सर वो उन्होंने काफी सीरियस बन जाता है, काफी वैसे डीपली मोबाइल लिखा से। उन्होंने। वैसे लड़ाई हो जाती है, खास तौर पे मुराद सईद की, और वो क्या कहते हैं उधर से नून लीग का होता था आबिद शेर अली, उसकी, और आजकल पीपल्स पार्टी की जो बिलावल है उससे उसकी लड़ाई हो जाती है, और सर पीपल्स पार्टी का जो बिलावल है वो हो गया, और इमरान खान की लड़ाई इनकी आपस में हो जाती है। सर सारी किथारसिस वहीं पार्लियामेंट में जाके करते हैं। इलेक्टोरल सर डिबेट के बाद क्या होता है? सर डिबेट के बाद क्या होता है? डिबेट्स के बाद लॉ बनते होते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल फंक्शन क्या होता है? देखिए पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट भी करती होती है, ये उनका इलेक्ट का फंक्शन होता है, यानी कि चीफ स्पीकर को, जिस तरह से स्पीकर के इलेक्शन होते हैं, वजीर आजम के इलेक्शन होते हैं। देखिए बच्चे वजीर आजम कहाँ से इलेक्ट होता है? पार्लियामेंट से इलेक्ट होता है। सदर कहाँ से इलेक्ट होता है? पार्लियामेंट से इलेक्ट होता है। स्पीकर नेशनल असेंबली, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कहाँ से इलेक्ट होते हैं? सारे के सारे पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। वोटिंग होती है, आपने देखा होगा कि जब स्पीकर को इलेक्ट कर रहे थे तो वोटिंग हो रही थी बाकायदा से। तो ये क्या होता है? पार्लियामेंट का इलेक्टोरल फंक्शन होता है। इसी तरह जुडिशियल फंक्शन भी होता है पार्लियामेंट का। जुडिशियल फंक्शन क्या होता है? अमेरिका की एग्जांपल भी यहाँ पे लेंगे कि जब सदर को इम्पीच का मतलब होता है उसको उसके ओहदे से हटाना, या तो वो कब होता है? उसको ओहदे से हटाने से पहले एक प्रॉपर केस चलता है,
एक प्रॉपर ट्रायल चलता है जो पार्लियामेंट में चलता है। पार्लियामेंट में सदर के फेवर में जो लोग होते हैं वो सदर को बचाने के लिए आर्गुमेंट देते हैं, जो सदर की ऑपोजिशन होती है वो सदर के खिलाफ आर्गुमेंट देती है, और सामने चीफ जस्टिस बैठा होता है। वो सारी डिबेट को सुनने के बाद जो एक वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद पता चलता है कि सदर को ओहदे से हटाना है कि नहीं हटाना। अब किसी का ट्रायल चलना तो अदालत में चलता है, ये अदालत में चलता है ना, लेकिन बाज केसेस में ये पार्लियामेंट में भी चलता है, और वो नॉर्मली एग्जेक्टिव से रिलेटेड केसेस होते हैं। तो ये पार्लियामेंट का फिर कौन सा फंक्शन हुआ? जुडिशियल फंक्शन। उसके बाद बच्चे ये थे लेजिस्लेचर के फंक्शंस, ये आपने देख लिए। अब जल्दी से जुडिशरी के फंक्शंस को भी कर लें, टाइम बिल्कुल एंडिंग फेज पे आ गया। जुडिशरी का काम होता है टू प्रोवाइड जस्टिस, लोगों को इंसाफ देना, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के हकूक को जो है वो सुरक्षित करना, महफूज करना, किसका काम होगा? जुडिशरी का होगा। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना किसका काम होगा? जुडिशरी का काम होगा। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। देखें जुडिशरी जो है ना गार्डियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, मुहाफिज होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर सदर, पहले पार्लियामेंट की बात करते हैं, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि हमारे आइन के खिलाफ है, तो जुडिशरी इसको क्या करेगी? कैंसिल कर देगी, इसको सो मोटो लेगी। नल नहीं, सो मोटो नहीं, नल एंड वाइड कर देगी। ठीक है, नल एंड वाइड मतलब कैंसिल, नल एंड वाइड डायरेक्ट। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में लिखा हुआ है जी कि कादियानी जो है वो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, तो अगर कोई ऐसा कानून बन जाए कि जी कादियानी जो है उनको अपने मजहब की जो है वो तबलीग करने की आजादी है, तो क्या ये एंटी इस्लाम लॉ होगा या प्रो इस्लामिक लॉ होगा? एंटी इस्लामिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो क्या ये बनना चाहिए लॉ या नहीं बनना चाहिए? अगर बन भी गया तो जुडिशरी इसको क्या करेगी? कैंसिल कर देगी कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात है। तो ये उनका इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का हिफाजत करते हैं वो लोग। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, लॉज की इंप्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पर हो सकती है, उसकी डोमेन कहाँ तक? मिसाल के तौर पे एक लॉ है जी 302 का। 302 का मतलब ये है कि जी जिस बंदे ने कत्ल किया उसके ऊपर 302 लगेगी। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि अगर वहां सपोज लिखा होता कि जो बंदा किसी दूसरे को थप्पड़ मारेगा या किसी को मारेगा तो उसको जो है वो 302 लगेगी। अब मारने से मुराद तो थप्पड़ मारना भी होता है, तो जुडिशरी इस बात को कैंसिल करेगी, इस बात को समझाएगी। मतलब ये यहीं पे हम लोग क्लास को रोकते हैं। आई होप आपकी आज की